हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोग के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16 कवर करेंगे। जो टॉपिक होगा हम लोग के पास वो होगा सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रल चैप्टर का सेंट्रल फोर्स में, इसमें जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 5-6 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था आपको, उसी में से एक प्रॉपर्टी है क्या, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। आइए इसको जो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक एक चीज इसमें करके वन बाय वन देखते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, जो कुछ प्रॉपर्टीज हमने क्या किया था, पढ़ा हुआ था इसमें, ठीक है। जिससे प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था सेंट्रल फोर्स का, जो बच्चे मेरा प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखे होंगे, जो नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर वे में, उनके पास सेंट्रल फोर्स की क्या होगी बच्चों, प्रॉपर्टी होगी। जिसमें से हमने क्या कर लिया कि एक प्रॉपर्टी हमने क्या किया, वो प्रूफ कर चुका है कि सेंट्रल फोर्स जो होता है बच्चों, ऑलवेज क्या होता है, मोशन करता है कहाँ पे, प्लेन में। ठीक है, मोशन करता है कहाँ पे बच्चों, प्लेन में। तो मैं यहाँ पे कर दूं मोशन इन प्लेन, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, मोशन इन प्लेन, एक सेकेंड, प्लेन। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम क्या कहा बच्चों, कंजर्व रहेगी। क्या रहेगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कब, अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन में। इसके बाद हमने क्या किया है कि अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स, जो सेंट्रल फोर्स होता है बच्चों, सेंट्रल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात ये आती है सर, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जब ये समझ जाएंगे तब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। इसमें और भी प्रॉपर्टी था क्या बच्चों, कि टॉर्क वगैरह के बारे में था, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास हो गया, प्लेन हो गया, टॉर्क भी था। टॉर्क भी क्या होता है सेंट्रल फोर्स में बच्चों, टॉर्क TORQUE, टॉर्क भी क्या होता है, जीरो, ये भी है। फिर फोर्स हमारे पास क्या, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन जीरो। मैंने प्रॉपर्टी लिखवा दिया है, प्रॉपर्टी पर डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, बस मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि यस ये प्रॉपर्टीज है। और हमारे ख्याल से ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा थी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ये भी हो गया है। थ्री हमारे पास थर्ड वाला क्या है, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, इसी को हम लोग क्या करना है, देखना है कि क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या चीज है। अगर ये पता हो जाएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जो सेंट्रल फोर्स है वो कैसे कंजर्वेटिव है। ओके बच्चों, आइए देखते हैं सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। करें, कंजर्वेटिव फोर्स इज ए वर्क डन in moving a particle from one point to another point such that इस प्रकार की force is independent of the path taken by the particle। क्या कहा जा रहा है, सपोज करिए यहाँ पे कोई क्या है, पार्टिकल हमारे पास है बच्चों। ये मैं कह दूं कि ये पॉइंट हमारे पास A है, और मैं ये कह दूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास B है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये कह रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स इज मतलब है ए वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल। अगर यहाँ पे सपोज करिए पॉइंट ए पे कोई पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे मास रख दिया, मान लीजिए m, पार्टिकल का मास कितना हो गया बच्चों, m, और ये पार्टिकल ए से बी तक जाना है। ठीक है, तो जब इस पार्टिकल को हम मास m है ए से बी तक ले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा बच्चों। क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल अगर हम यहाँ से सपोज करिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाते हैं बच्चों, यहाँ पॉइंट बी हो गया, तो हम लोग ऐसे ले जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप तो जाएगा नहीं है। तो वही कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सच डैट, इस प्रकार कि द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। मतलब जो फोर्स इसमें यूज कर रहे हैं बच्चों, फोर्स लगा करके, भाई ये पार्टिकल है तो इस पार्टिकल पर तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं समझ में, तो ये समझिए हमारे पास एक क्या ब्लॉक है बच्चों, m मास का, मैंने यहाँ पे इस पर क्या कर दिया बच्चों, फोर्स लगा दिया F, और फोर्स लगा करके इस मास को हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, मास m यहाँ पे आ गया। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, सपोज करिए मैंने r मान लिया, मैं कम्प्लीटली r के ही बारे में बात करता हूँ, r मान लिया। तो ये जो बॉक्स है बच्चों, ब्लॉक ए पॉइंट से पॉइंट ए हो गया, एंड दिस इज द पॉइंट बी।
तो जो ब्लॉक है इसको ए से बी तक लाने में, ए टू बी तक लाने में क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या होगा बच्चों, फोर्स इनटू जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर आर कहूँ मैं, या यहाँ पे डी आर ही लगा देते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं हम लोग, तो डी आर। तो इस तरह से इसमें क्या होगा बच्चों, वर्क हो जाता है। तो ये जो पार्टिकल हमारे पास मास m का है, हमने क्या कहा कि इसे हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर ले जाते हैं, तो ले जाने पे मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और इस वर्क में क्या होगा बच्चों, फोर्स भी होगा और यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये वर्क क्या कर रहा है कि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। मतलब जो वर्क हो रहा है बच्चों, फोर्स क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, मतलब किसी भी पाथ से जाए, ठीक है, उस पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे सपोज करिए ये ए से बी तक चला गया ऐसे, तो भी सेम वर्क करना पड़ा। अगर ये यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है तो भी सेम वर्क करना पड़ रहा है। मतलब अगर यहाँ पे बच्चों अगर वर्क मेरा W है, ध्यान से समझिए, W1 है, और ये मैं बोल दूँ पाथ नंबर 1 है, एंड दिस इज द पाथ नंबर 2, और वर्क जो करना पड़ेगा बच्चों W2 करना पड़ेगा, एंड दिस इज द पाथ नंबर 3, और जो वर्क करना पड़ेगा बच्चों W3 करना पड़ेगा। और भी सारे वर्कों को आप दिखा सकते हो, किसी भी रास्ते से ये जा रहा है। सपोज करिए हमारे पास क्या होगा, पाथ नंबर 4, और जो वर्क हो गया बच्चों W4। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये कहने का मतलब निकल रहा है कंक्लूजन, कि हम लोग किसी भी पाथ से जाएं, हमारे पास हर पाथ में क्या होना चाहिए बच्चों, W1 बराबर, W2 बराबर, W3 बराबर, W4 होना चाहिए। और जब ये W1, W2, W3, W4 अगर सेम होगा बच्चों, ऑटोमेटिक मुझे पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है। मान लीजिए R1 हो गया, अगर यहाँ पे मान लीजिए फोर्स इंटू डी R2 हो गया, यहाँ पर अगर मान लीजिए फोर्स हो गया, यहाँ पर डी R3 हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, ये चीज सेम होगा, तो ये जो फोर्स भी होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर यही फोर्स डिपेंड करता तो ये बराबर नहीं होता। मतलब अगर वर्क डन जो भी कर रहे हैं हम लोग वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों, यहाँ पे एफ जो फोर्स है बच्चों वो क्या है हमारे पास, कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब इस फोर्स के अंडर जो काम किया जा रहा है वो काम पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट बच्चों, फाइनल पॉइंट। इसका मतलब कि जो पार्टिकल का जो मोशन है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे क्या कर रहा है बच्चों, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। किसी भी तरह से जाइए, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट देखिए सबका सेम है, और एंडिंग पॉइंट देखिए बच्चों सबका सेम है। चाहे वो किसी भी पाथ से जा रहे हो, चाहे वो किसी भी रास्ते से जा रहे हो, इस पे कोई भी चीज डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इसको आप बनाइएगा मत, इसको मैंने समझाने के लिए बना दिया। चलिए इसको एज ए रफ की तरह हम लोग यूज कर लिया। अब ये जो डिफिनीशन है इसके लिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपका, वो उस पर क्या कर लीजिए, बना लीजिएगा। यहाँ मैं लिखा भी हूँ, इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बीच में नहीं डिपेंड कर रहा है, कैसे, जहां मेरा स्टार्ट हुआ और जहां एंड होना है बस उसी पे ये डिपेंड कर रहा है। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसमें डायग्राम कौन सा बनाएंगे बच्चों, डायग्राम सिंपल सा आप ये बना लीजिएगा, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। मैं यहाँ पे एक रास्ता दे देता हूँ, ये ए से बी तक जाने का एक रास्ता जो हमारे पास हो गया बच्चों ऐसे हो गया, और एक पाथ हमारे पास कैसे हो गया बच्चों, ऐसे। ये हमारे पास 3 पाथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो पाथ नंबर 1 मैंने कर दिया, ये हो गया पाथ नंबर 2, एंड दिस इज द पाथ नंबर 3। अब इसमें हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जाने में W1 काम करना पड़ रहा है, इसमें W2 करना पड़ रहा है, इसमें W3 करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में बताऊँ कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में भी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, STATMENT स्टेटमेंट क्या हो गया, W1 बराबर W2 बराबर W3 इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब सारे में हम लोग क्या किए, सेम काम किए। ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, शुरुआत की पॉइंट।
इनिशियल पॉइंट हो गया, क्या हो गया ये बच्चों, इनिशियल पॉइंट। ये क्या हो गया बच्चों, इंड पॉइंट, क्या हो गया, इंड पॉइंट हो गया, क्या हो गया बच्चों, इंड पॉइंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो ये डायग्राम आप कॉपी बना लीजिएगा और ऐसे ये चीज़ों को लिख लीजिएगा, इतनी बातें हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या बच्चों, मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा कहा जा रहा है सेंट्रल फोर्स क्या है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सपोज करिए हमने, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसमें भी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी बच्चों, आप यहाँ तक कर लीजिएगा। और डायग्राम में अगर बना दो यहाँ पे छोटा सा, अगर सपोज करिए कि ये हमारे पास हो गया बच्चों, ऐसा हमारे पास क्या हो गया बच्चों, सन। ठीक है, और सपोज करिए कि यहाँ पे मतलब मैंने कहीं पे भी, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास जो हमारे ए है। ठीक है, कोई बॉडी है, अगर सपोज करिए कोई बॉडी है यहाँ पे ए पॉइंट पे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को ए से, इस बॉडी को ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मैं इस एक्सिस की बात कर दूं तो सपोज करिए कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ऐसे सिंपली मान लीजिए। ठीक है, और ये बॉडी जो है इस पे क्या लग रहा है बच्चों, सेंट्रल फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें इस पे ले जाना है। ठीक है, तो ले जाने में बच्चों मुझे कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, ऐसे इसको समझ के रखिए। अगर डिस्टेंस की बात कर ले बच्चों, तो मान लीजिए अगर यहाँ से मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, हमने मान लिया, मान लीजिए आर ए डिस्टेंस बच्चों। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों, इस वाले पॉइंट की मान लीजिए हमने आर बी डिस्टेंस तक क्या किया, मैंने इस पॉइंट को ले गया, ये हमारे पास आर बी पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा जो ये जो हमारे पास मास m का जो बॉडी है, इस बॉडी को मुझे पॉइंट ए से बच्चों पॉइंट बी तक क्या करना है, ले जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में बच्चों मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जो मैंने अभी बताया आपको कि वर्क करना पड़ेगा, बिना वर्क का क्या होगा, ये पॉइंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगा। और इस मास पे क्या हो रहा है बच्चों, इधर वर्क कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है बच्चों, सेंट्रल फोर्स है। क्या है, सेंट्रल फोर्स वर्क कर रहा है, इसमें आपको पता ही। सेंट्रल फोर्स या तो टुवर्ड्स द बॉडी करता है या अवे फ्रॉम द बॉडी करता है। ठीक है, या टुवर्ड्स द सेंटर करता है या अवे फ्रॉम द सेंटर करता है। मैं इसका सेंटर मान लेता हूँ, तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रल फोर्स, या अवे फ्रॉम द सेंट्रल फोर्स। इतनी सारी बातें हमने बना लिया, लिख लिया चीजों को। तो हमने क्या कहा, पॉइंट ए से इस मास को पॉइंट बी तक ले जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो सेंट्रल फोर्स इस पे काम कर रहा है, तो उस फोर्स के विरुद्ध में मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो अगर जो वर्क करना पड़ेगा बच्चों, अगर वो सपोज करिए, तो यहाँ पे तो अगर वर्क जो हमारा करना पड़े वो क्या हो गया, सपोज करिए हमने क्या कर लिया, डी डब्ल्यू कर लिया। ठीक है, डी डब्ल्यू वर्क कर लिया। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ से यहाँ तक अगर ले जाते हैं, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं बच्चों, वर्क बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, एफ इंटू डी आर। मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में समझा दूँ, जो हम लोग वर्क का फार्मूला जो एक्चुअली में पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, एफ इंटू डी आर। ये जो फोर्स होता है बच्चों, ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब हमारे पास फोर्स क्या हो बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कांस्टेंट हो। जब हमारे पास फोर्स ये क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे मैंने किसी बॉडी पे बच्चों 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, मैंने किसी बॉडी पे 10 न्यूटन का क्या कर दिया बच्चों, फोर्स लगा दिया, और इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, और वहाँ से हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। वो कहूँगा मैं एफ इंटू डी आर। एफ हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 10 न्यूटन, और जो भी डिस्प्लेसमेंट हो 5 सेंटीमीटर जो भी हो आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो फार्मूला हमारे पास है एफ इंटू डी आर, वो यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। करते भी हैं, लेकिन हमको ऐसे सेक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको इसका जो वर्क है बच्चों, हम लोग वर्क सीधे नहीं निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, हम लोग इमेजिन करेंगे क्या, कि सपोज करिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी है। क्या है बच्चों, सपोज करिए कोई पॉइंट पी है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से है बच्चों, इसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, आर है इस पॉइंट की। और इस पॉइंट पे क्या करना चाहते हैं बच्चों, हम लोग वर्क को क्या करना, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वर्क को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मानेंगे। कितना बच्चों, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, जो
सपोज करिए कि मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो सपोज करिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं सपोज करो कर देता हूँ डी आर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जिधर भी हो, सपोज करिए अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डी आर, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रफ वर्क करके मैं आपको बता दूं, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों डी आर के लिए जो हमारे पास है, उसके लिए क्या हो सकता है बच्चों, इस सेंट्रल फोर्स को क्या मान सकते हैं बच्चों, हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि हमें चूंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक निकालना है तो मैं निकालूंगा बच्चों, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को डायरेक्ट रख करके हम लोग नहीं निकाल सकते कि चलो फोर्स, सेंट्रल फोर्स हो गया हमारे पास एफ इंटू आर, और आर कैप हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, निकल गया ना। ये फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है बच्चों, और सेंट्रल फोर्स जो है वो क्या हमारा 1/r² के प्रोपोर्शनल है, हम लोग जानते भी हैं। तो चूंकि ये जो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेरी कर रही है बच्चों। ठीक है, ये फोर्स जो है हम लोग पढ़े भी हैं, बराबर क्या होता है बच्चों, G m1m2/r²। तो ये r के साथ क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है बच्चों। और r देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, तो मान लीजिए r तो वेरी ही करेगी। हमें क्या पता पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट बी कहाँ है, हमने तो इसको r मान रखा है या l मान रखा है या बहुत ज्यादा दूरी मान रखा है। तो हमें तो ये नहीं पता ना कि ये ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है। ए के बी तक डिस्टेंस तो क्या हो, छोटी तो है नहीं, बड़ी है। अगर छोटी है तो मैं मान लीजिए डी आर मान लेता छोटा सा। ठीक है, हमने क्या कहा कि सपोज करिए हमारे पास कोई पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस इस सेंटर से आर दूरी पे है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, डी आर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं हम। और इस डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो 1/r² जो फोर्स था वो लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा ये डिस्प्लेसमेंट है। उस दौरान जो फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। अब ये जब कांस्टेंट होगा बच्चों, तब हम आसानी से अब फिर डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कह दूंगा डी डब्ल्यू की वैल्यू जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स है बच्चों, उसको मैं कह दूंगा एफ वेक्टर इंटू डी आर। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद यही ये डायग्राम बनाने के बाद बच्चों, इस तरह करने के बाद फिर ये डायग्राम बना करके इसको लिखिएगा। मैं अभी थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं अब ये चीजें समझ ली, तो अब हम आते हैं लिखने के लिए। क्या लिखते हैं आगे देखिए, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, वी नो डैट we नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, एफ वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू, अगर मैं ऐसे कर दूं, एफ आर कैपिटल में भी लिख सकता हूं बच्चों, स्मॉल में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये होगा मैग्नीट्यूड और ये होगा हमारे पास डायरेक्शन। इतनी बातें समझ में आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे सीधे कि और जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बॉडी को या पॉइंट को हम लोग ए से बी तक ले जाएंगे, तो हमारे पास बता दिया कि ये फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसमें देखते हैं। तो देन हम लिखेंगे देन वर्क डन फ्रॉम वर्क डन देन वर्क डन बाय पार्टिकल या मास या बॉडी पार्टिकल, ठीक, मूविंग फ्रॉम point P for स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट लिख दूं मैं, इनफाइनाइट INFINITESIMALY इनफाइनाइटसिमल डिस्प्लेसमेंट या ब्रैकेट में कर लीजिए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, देन वर्क डन बाय पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक, पॉइंट पी यहाँ पे फार नहीं रहेगा,
पॉइंट P टू इनफाइनेटसिमल डिस्टेंस dr। ठीक है, ठीक है, dr के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फोर्स है Fr इंटू dr। ठीक है बच्चों, इतना हमने मान लिया। अब हमें पता है क्या फोर्स कितना है यहाँ पे बच्चों। फोर्स की वैल्यू हमने क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे एफ ऑफ आर। देखिए स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जो चीज़ हो वो हो, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल मैं कैपिटल एफ ऑफ आर लिख सकता हूँ, तो वही मेरा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और मैं यहाँ पे डायरेक्शन के लिए मैं लिख दूँ बच्चों आर कैप इंटू यहाँ पे क्या हो गया बच्चों डी आर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे पास डी डब्ल्यू हो गया बच्चों। केवल पॉइंट पी से हमने क्या किया है बच्चों, पॉइंट पी से थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर को क्या किया हमने, इसको डिस्प्लेस किया, वहां पे हमने वर्क निकाल लिया। तो इस छोटे 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 ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे हम लोग ए टू बी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, आर ए से आर बी तक हम लोग लिमिट लगा देंगे तो सारा मुझे वर्क डन मिल जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, आइए देखते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास तो स्मॉल डब्लू का वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, स्मॉल डब्लू की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर मूविंग द पार्टिकल, फॉर मूविंग द पार्टिकल, मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम point A to B, for moving the particle from point A to B, work done will be क्या हो जाएगा, will be W बराबर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, लिमिट हो जाएगा हमारे पास आर ए से आर बी। बात समझ में आ गई, इतनी वैल्यू हो जाएगी। आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी डब्ल्यू की। आइए हम लोग डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, कि डब्ल्यू इक्वल टू जो वर्क हमारे पास है बच्चों वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लिमिट हो गई आर ए से आर बी, और जो हमारे पास फोर्स था बच्चों वो हमारे पास क्या हो गया एफ ऑफ आर और आर कैप इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि देख लीजिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना समझिए। जैसे आर कैप है बच्चों, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और डी आर यहाँ पे है बच्चों ऐसे। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकाला गया है बच्चों, ये भी वेक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं, ये भी वेक्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी आर इंटू डी आर कॉस थीटा। तो चूंकि यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमने निकाला है इस फिगर में ध्यान दीजिए, जो आर, जो ये आर मान लीजिए पोजीशन वेक्टर को मैंने ऐसे आर वेक्टर लिख दिया बच्चों, तो डायरेक्शन भी क्या है बच्चों, इधर ही है। और जो डी आर है बच्चों वो भी इधर है, ये हो गया हमारे पास आर कैप का डायरेक्शन, और इधर ही क्या है बच्चों डी आर ही है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो है। जब यहाँ पे वैल्यू थीटा की वैल्यू जीरो है तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, कि जो आर डॉट था दोनों का, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आर, ये आर ओ सॉरी आर कैप है बच्चों ये। ठीक है, तो आर कैप है तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, वन। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट वेक्टर है बच्चों, हमको लिखना है यहाँ मैग्नीट्यूड, ये भी वेक्टर था तो मैं यहाँ पे आर ना लिख करके गलती हो गई, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ वन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, यहाँ पे वन अंडरस्टूड है। तो वन मैग्नीट्यूड इसका हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों डी आर और कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे क्या, कि डी आर और कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों लिख देंगे 0 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। इसका मतलब हो गया कि आर कैप डॉट डी आर की जो वैल्यू हो गई बच्चों वो सिंपल सा क्या हो गया हमारे पास डी आर। ठीक है, तो इस पूरे वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट आर ए से आर बी, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डब्लू, और ये जो वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे बच्चों एफ आर, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास डी आर। तो ये हम देख रहे हैं क्या, अब यही मेरा क्या हो गया बच्चों, वर्क डन हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में
ठीक है, कितना काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है लिमिट में क्या दिख रहा है बच्चों, मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन it is clear that it is clear that it is clear that ये क्या है बच्चों, मेरा इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है बच्चों, मेरा इनिशियल पॉइंट है। और ये क्या है बच्चों, हमारे पास फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट भी मैं लिख दूं, फाइनल पॉइंट। ये क्या है बच्चों, हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया इट इज क्लियर दैट कि वर्क डन बाय पार्टिकल, ठीक है, वर्क डन बाय, क्लियर डेट कि इट इज क्लियर डेट कि वर्क डन बाय द पार्टिकल depends only, depends depends only on initial and final point, depends only initial and final point. Okay, it does not depend, it does not depend the path 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 followed by FOWL OWED followed by the particle for the particle। ये लिमिट ही चूंकि हमें वर्क मिल रहा है, ये अगर यहीं पे जैसे आर ए की वैल्यू अगर सपोज करिए डिफरेंट होता, अगर यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो हम कहते कि हाँ ये डिपेंड कर रहा है। अब कहीं से भी किधर से भी जाएगा, ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट करेगा, जो फोर्स है वो हम लिमिट लगा देंगे आर ए से आर बी, ऑटोमेटिक मुझे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास वर्क डन मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो एक लाइन और लिख लेना कि हैंस दिस इक्वेशन शो दैट, हैंस मैं above इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, हैंस above इक्वेशन शो दैट ठीक है, क्या कि अंडर सेंट्रल फोर्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सो दैट कि अंडर सेंट्रल फोर्स, अंडर सेंट्रल फोर्स वर्क डन, अंडर सेंट्रल फोर्स वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल फॉर डिफरेंट, इक्वल हो जाएगा किसी लिए, फॉर डिफरेंट पाथ। समझ में आ गया? हैंस सेंट्रल फोर्स इज द, हैंस सेंट्रल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, हैंस सेंट्रल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमारा जो सेंट्रल फोर्स का जो प्रॉपर्टी नंबर 3 था बच्चों, वो क्या कर लिया हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लिए। बहुत ही सिंपल था, टफ नहीं था, बस थोड़ा जो शब्दों पे जो मैंने बोला उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने लिखवा भी दिया जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं वो वाला डायग्राम बना लीजिएगा, और आर ए आर बी वाला पॉइंट का डायग्राम बना लीजिएगा। आसानी से चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब न किए हो तो कर सकते हैं, बाकी एज यू विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।